मेरी बेवा बहन ने मेरी जानब एक खाकी लिफाफा बढ़ाया और कहने लगी, आबद ये तुम्हारे लिए है। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि आजकल हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमें तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। कल रात भी सिर्फ मेरी बहन के 6 साला बेटे साद को ही खाना मिला था। हमने तो फाका ही काटा था। ऐसे में मेरे लिए तोहफा हैरानकुन था। मैं शोशोपांच में मुबतला था कि आया मुझे ये लिफाफा थाम लेना चाहिए या नहीं। मुझे सोच में गुम देखकर मेरी बहन मुझे कहने लगी, आबद ये लिफाफा तुम थाम लो। मैंने वो लिफाफा पकड़ा और उसे जल्दी से खोलकर देखा तो उसमें बहुत से पैसे थे। मैं बोला, बाजी ये क्या है? मेरी बहन कहने लगी, आबद ये पैसे मैंने अपने सोने के जेवरात बेचकर हासिल किए हैं और ये पूरे 7 लाख हैं। मैं बोला, बाजी आपने ऐसा क्यों किया? आपका शोहर इस दुनिया से चला गया है, ये अब आपका सरमाया था, आपने जेवरात क्यों बेच दिए? कल को वो साद के काम आएंगे। बाजी बोली, आबद तुमने भी खूब बात कही। हमारे घर में फाके हो रहे हैं, गुजर बसर मुश्किल हो गई है और तुम्हें साद के मुस्तकबिल की पड़ी है। तुम ऐसा करोगे ना, पैसों से टैक्सी खरीद लो, कम अज कम थोड़ा बहुत तो कमाने लगोगे ना। मैंने वो पैसे बाजी की जानब बढ़ा दिए और बोला, जी पैसे आप वापस करके अपने जेवरात ले आइए, मैं कोई और काम ढूंढ लूँगा। बाजी हंसी थी और फिर रोने लगी और बोली, मुझे बेवा होकर अम्मी के घर आए हुए 1 बरस हो गया और उस 1 बरस में तुमने मुलाजमत ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर तुम नाकाम रही। अब तो मोहल्लेदारों ने भी हमें कर्ज देना बंद कर दिया है। मुझे यही फिक्र है कि मेरा बच्चा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं उसे महरूम नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो परेशानी में ना रहे कि आज खाना मिलेगा भी या नहीं। बताओ, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं खुद ही किसी फैक्ट्री में मुलाजमत कर लेती हूँ। बाजी की बातें सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया था। मैं बोला, बाजी आप जी सब क्या कर रही हैं? मेरे होते हुए आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? बाजी ने पैसे मेरी जानब बढ़ा दी और फिर बोली, ये थाम लो। ना चाहते हुए भी मैंने वो पैसे ले लिए थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल आया था। मैं बेबसी की इंतहा पर पहुंच चुका था। मैं कैसा भाई था कि अपनी बहन को कुछ देने की बजाय उससे ही ले रहा था। मैं सारी रात घर नहीं लौटा था। सड़क के किनारे बैठा रोता रहा इस उम्मीद पर कि शायद मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो जाए, मगर हर गुजरते पल के साथ मैं मजीद उदास होता गया। सुबह घर लौटा तो मेरी बाजी मुतफक्कर अंदाज में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी, अब तुम रात भर कहाँ हो? मैंने बहाना बना दिया कि मैं दोस्तों के साथ मिलकर मुशावरत कर रहा था कि पैसों को किस काम पर लगाना चाहिए। बाजी कहने लगे, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैंने सारा इंतजाम किया हो। आज तुम पड़ोसन जमीला के शोहर के साथ जाना, वो तुम्हें टैक्सी दिलवा देगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर 11 बजे घर से निकल गया। बाजी जमीला के शोहर तनवीर ने मुझे कम पैसों में एक सेकंड हैंड टैक्सी दिलवा दी थी। ये टैक्सी देखने में काफ़ी अच्छी थी। मैं बहुत खुश हो गया था कि अब सवारियां धड़ाधड़ मेरी गाड़ी में सवार हुआ करेंगी और मेरे घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। तनवीर मुझे अड्डे पर छोड़ाया था जहाँ से लोग टैक्सी बुक करवाते थे। जाने से पहले तनवीर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, अच्छा यार अब मैं चलता हूँ, आगे किस्मत या नसीब। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया था क्योंकि अब तो सब कुछ मेरे ही हाथ में था। मुझे यकीन था कि बहुत जल्द ही मेरी कमाई शुरू हो जाएगी। मैं सवारी के इंतजार में खड़ा था जब एक बड़ा सा तोंद वाला स्याह मर्द मेरे रूबरू आकर खड़ा होगा। कहने लगा, बरखुरदार यहाँ पर नहीं लगते हो? मैंने जल्दी से सर हाँ में हिला दिया और बोला, जी जी आज मैं पहले ही दिन काम पर आया हूँ, लेकिन आप हरगज फिक्र ना करें, मैं गाड़ी चलाने में महारत रखता हूँ। उस आदमी के माथे पर बाल पड़ के कहने लगा, तुम नए हो इसलिए तुम्हारी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये मेरा अड्डा है। यहाँ पर तो परिंदा भी मेरी इजाज़त के बगैर पर नहीं मार सकता। या तुम बता दो या फिर यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और झट से बोला, भाई साहब मेरे पास तो घर की दाल रोटी चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये गाड़ी भी बहन के जेवरात बेचकर खरीदी और आप मुझसे बत्ते की तवक्को कर रहे हैं। मुझ पर एहसान करो, मुझे जहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त दे दी। उस आदमी ने मुझे गुस्से से देखा, कहने लगा, पैसे नहीं है तो यहाँ खड़े होने की भी इजाज़त नहीं है। अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से जल्दी जल्दी चले जाओ, वरना तुम्हारी गाड़ी का वो हशर करूंगा कि उम्र भर रोते फिरोगे। वो शख्स शक्ल से ही सख्त किस्म का लगता था। मुझे उम्मीद थी कि मेरी कोई बात, मेरी कोई मजबूरी उसके दिल पर असर करने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने फौरन मजबूर होकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल पड़ा। अब मैं सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो गया था और इस उम्मीद पर कि शायद मुझे वहाँ कोई सवारी मिल जाए, मगर सुबह से शाम हो गई, मुझे कोई सवारी न मिली। अब मेरा दिल घबराने लगा था कि खाली हाथ घर कैसे वापस जाऊंगा। मैं इस एरिया में सड़कों पर गाड़ी यहाँ से वहाँ भगाने लगा, शायद किसी सवारी की नज़र मुझ पर पड़ जाए, मगर नाकाम रहा और रात के 10 बजे मैं खाली हाथ ही घर वापस आ गया था। मेरी बहन ने मुझे देखा तो खुशी से मेरे पास भाग कर चली है और कहने लगी, अब आज कितने पैसे जमा करके आए हैं? मेरे कंधे ढलक गए थे। मैं बोला, बाजी आज तो कमाई नहीं हुई।
कोई गाहक और सवारी इतनी जल्दी नहीं मिलती। बाजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। जिसने हमें गाड़ी खरीदने की तौफीक दी है वही आगे हमारी मदद भी करेगा। मैं मुस्कुरा दिया था। कमरे में जाने लगा तो बाजी ने कहा, आ जाओ आकर खाना खा लो। मैं बोला, बाजी घर में कुछ खाने के लिए है ही नहीं, तो आज खाना कैसे बन गया? बाजी मुस्कुरा कर कहने लगी कि मोहल्ले में देख बट रही थी, उन्होंने ही चावल बेचे हैं, हमने तो पेट भर कर खा लिए और तुम्हारे लिए भी रखे हैं। ये बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई थी। मैं सारे दिन का भूखा प्यासा था, इसलिए खाने का जिक्र सुनकर खुश हो गया था। मैंने जी भर कर खाना खाया था, इसलिए रात को मैं पुरसुकून सोया था। सुबह उठकर फिर से मैं सवारी की तलाश में सड़कों पर ख्वार होता रहा। मुझे तो इस बात का भी इल्म नहीं था कि टैक्सी होने के बावजूद सवारी मिलना इतना मुश्किल काम है। दूसरे दिन भी मैं खाली हाथ घर लौट आया और फिर ये सिलसिला चल निकला। पूरे 8 दिन मैं यूं ही घर से निकलता और खाली हाथ लौटा था। अब तो बाजी भी परेशान रहने लगी थी। इन्हें ये लगा था कि जैसे ही टैक्सी खरीदी जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर अब कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। यूं ही दिन गुजरते गए। मैं अपनी टैक्सी लेकर खड़ा हो गया था कि शायद मुझे कोई सवारी मिल जाए। तब मेरे सामने एक मर्द आ गया। वो कहने लगा, मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। मैंने हामी भर ली। वो मेरी गाड़ी में सवार हो गया था। मैं मुस्कुरा कर बोला, मेरी टैक्सी के पहले सवार हैं। वो आदमी हंस दिया और बोला कि आज ही टैक्सी चलाना शुरू किया तुमने? मैंने नफी में सारा हिला दिया और बोला कि पिछले 11 दिनों से सवारी की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ, लेकिन अब तक नाकाम रहा हूँ। तो वो आदमी कहने लगा, यूं सड़कों पर फिरते रहोगे तो सवारी नहीं मिलेगी, तुम्हें किसी अड्डे पर खड़े होना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, अड्डे पर खड़े होने की इजाज़त नहीं है। तो वो कहने लगा, मैं भी एक अड्डे का मालिक हूँ, मैं तुम्हें वहाँ जगह दिलवा देता हूँ। मैंने जल्दी से कहा कि मैं बत्ता देने की अहलियत नहीं रखता, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो वो आदमी मुस्कुरा कर कहने लगा, तुमने कभी नेकी का लफ्ज़ सुना है? मैं हक्का बक्का उसकी जानब देखने लगा। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ नेकी कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे मज़ीद नवाजेगा और तुम भी मेरे लिए दुआ करना। मैं बहुत खुश हो गया था। फिर उस आदमी ने मुझे अपने अड्डे का एड्रेस समझाया तो मैं उसके साथ वहीं पहुंच गया था। उस अल्लाह के नेक बंदे ने मुझे अपने अड्डे पर गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त दे दी थी और फिर मेरी तवक्को से भी बढ़कर मेरी आमदनी होने लगी। मैं शाम को पैसों से भरी मुट्ठी के साथ घर वापस लौटता था। मैंने वो पैसे बाजी के हाथ पर रख दिए थे। बाजी भी बेइंतहा खुश हो गई थी। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे सर पर बोसा दिया और कहने लगी, मुझे यकीन था कि अल्लाह एक ना एक दिन हमारे दिन फेर देगा। आज तुम कमा कर लाए हो तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं बहुत खुश और मुतमईन था। अब तो जैसे हमारी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। हर रोज़ मुझे धड़ाधड़ सवारियाँ मिलने लगी थी और खूब कमाई भी होने लगी। यानी चंद ही दिनों में महल्लेदारों के तमाम कर्ज उतार दिए थे। अपनी बहन के बेटे साद को भी बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवा दिया था। सब कुछ ठीक होने लगा था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि एक इंसान की नेकी ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दिया। मैंने भी ठान लिया था कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी किसी मोहताज या बेसहारा की ज़रूरत नज़र आई तो मैं ज़रूर उसकी मदद करूँगा, क्योंकि यही नेकी और हुस्न सलूक है जिसकी वजह से ये दुनिया आज तक कायम व दायम है। खैर, मैंने घर में राशन भी डलवाया था। हर चीज़ की रेल पेल होने लगी थी। मैं सुबह का गया, रात 10 बजे घर लौटता था। बाजी फिक्र किया करती थी। वो कहने लगी, अब तुम थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो, यूं तो तुम बीमार पड़ जाओगे, थकन तो होती होगी ना। तो मैंने हंस कर नफ़ी में सारा हिला देता और कहता, बाजी पैसा बहुत ताकतवर चीज़ है, मैंने उसके बगैर भी ज़िंदगी गुजार कर देखी। वो ज़िंदगी बहुत बेरौनक और बहुत फीकी सी थी, और अब जब हमारे पास सब कुछ है तो मुझे महसूस हुआ कि पैसा ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर इस चीज़ को हासिल करने के लिए अगर मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर लेता हूँ तो इसमें क्या रह जाए। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमईन हूँ। बाजी मेरी बातें सुनकर हंस लिया करती थी। यूँ अब घर में खुशियाँ खुशियाँ थी। एक रात बिजली चली गई तो हम सब नींद से जाकर बैठ गए थे। मैं नींद से उठकर बैठा तो मेरा भांजा साद भी मेरे पास ही आ बैठा। वो कहने लगा, मामू अच्छी खासी कमाई करने लगे हैं, तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि अब आप थोड़ी सी घर की भी मरम्मत करवा लें, घर भी ज़रा ठीक करवा लें। मेरा तो इस घर में बहुत दिल घबराता है। मेरे अब्बा का घर बहुत प्यारा था। मैंने साद की बात सुनी तो मेरा दिल दुख सा गया था। साद के अब्बा का घर वाकई बहुत खूबसूरत था, मगर जब साद के अब्बा का इंतकाल हुआ तो इन दिनों माँ बेटों को घर से मनहूस कहकर निकाल दिया गया था और अब वो हमारे घर में रह रहे थे। हमारा घर पुराने वक्त का बनाया हुआ था। ये आज़ादी से पहले का था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये घर मेरे दादा के हिस्से में आया। उनके बाद ये घर मेरे अब्बा को मिला और अब हम सब इस घर में रह रहे थे। मेरे अब्बा ने इस घर की मरम्मत नहीं करवाई थी, क्योंकि घर में इतना पैसा ही नहीं था कि हम पेट भर कर खाना खाने के बाद कुछ बचा कर रख सकते, जिससे घर भी ठीक हो जाता।
मैंने अपने बांजे के सर पर हाथ रखा और बोला तुम फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बिजली के लिए मैं इंतजाम कर दूंगा, मैं एक यूपीएस खरीद लूंगा। मेरी बात सुनकर मेरा बांजा भी इंतहाई खुश हो गया था। खैर चंद दिनों को मजीद कमाई के बाद मैंने एक छोटा सा यूपीएस ले लिया था, जिससे 3-4 पंखे चल जाया करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था, मगर फिर एक सुबह मुझ पर ऐसी आफत आई कि सब कुछ बदल कर रह गया। मैं सुबह सवेरे टैक्सी लेकर घर से निकला तो देखा सड़क पर एक नौजवान लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और वो सड़क पर ही तड़प रही थी। उसके इर्द गिर्द लोग हजूम की सूरत में खड़े थे, मगर कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि लोग तमाशा देख रहे हैं, मगर उस बेचारी की मदद कोई नहीं कर रहा था। मैंने उसे गाड़ी में डाला और अस्पताल ले आया। हालांकि लोग मुझे मना करते रहे कि ये पुलिस केस है, मगर मैंने अपनी परवाह न की। लड़की के पास मौजूद चीज़ों के जरिए उसकी शिनाख्त कर ली गई और उसके बाप को भी अस्पताल बुला लिया गया। तब पता चला कि लड़की का बाप बहुत करीब है और डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए दरकार थे। लड़की का बाप एक एक शख्स के सामने हाथ जोड़ रहा था और मदद की अपील कर रहा था, कि मगर कोई भी 1 लाख देने पर राजी न था। वो आदमी कहने लगा, किसी की एक नेकी से मेरी बच्ची की जान बच सकती है, खुदारा कोई मेरी मदद करे। पैसों की क्या हैसियत है, ये तो आने जाने वाली चीज़ है, मगर ज़िंदगी लौट कर वापस नहीं आती। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। मुझे खुद से किया हुआ वो अहद याद आ गया जो मैंने किया था कि जब किसी की मदद की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर उसके काम आऊँगा। मेरे पास 1 लाख नहीं थी, इसलिए मैंने फ़ौरन अपनी टैक्सी बेच दी और सारा पैसा इस लड़की के इलाज पर लगा दिया। लड़की का ऑपरेशन शुरू हो गया था, मैं उसके करीब वालिद के साथ ही खड़ा था। मैं हर लम्हा उनकी मदद करता रहा, साथ साथ उसकी अहमियत भी समझाता रहा और इन्हें दिलासा भी देता रहा। शाम के 6 बजे थे कि उस लड़की का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो चुका था और वो होश में भी आ गई थी। इसलिए मैंने लड़की के वालिद से अपने घर जाने की इजाज़त मांगी। उसने मुझे बहुत सी दुआएं दी और बोला तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। मैं मुस्कुराकर अस्पताल से निकले और पैदल ही घर की जानब रवाना हो गया था। मेरे लिए यही काफ़ी था कि मुझे दुआएं मिल गई थी। घर में राशन वगैरह पहले ही मौजूद था, इसलिए मुझे टैक्सी बेचने पर ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ। मैंने सोचा जब तक घर की चीज़ें ख़त्म हो गई तब तक मुझे कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा, और मुझे उम्मीद थी कि इस बुज़ुर्ग की दुआएं रायगा नहीं जाएंगी, अल्लाह मेरी मदद ज़रूर करेगा। खैर रात के जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे घर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हर शय उजड़ी पड़ी थी, ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान मेरे घर से होकर गुजरा हो। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बहन दौड़ती हुई आई और मेरे गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोला मुझे कुछ तो बताओ, ये क्या हुआ है, ये सब किसने किया है? तो वो बोली आबद हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया, ना जाने किसने पुलिस को झूठी इतला दी कि हम मनशियात का कारोबार करते हैं, इसलिए वो हमारे घर पर छापा मारने आए थे। उन्होंने घर की एक एक चीज़ उठाकर तहस नहस कर दी और साथ ही जो तुमने राशन डलवाया था वो भी उठाकर ले गए, और ये कहने लगे कि हमने उसको भी चेक करना है, कहीं इसमें मनशियात ना छुपाई हो। मैंने जब ये बातें सुनी तो मैं हक्का बक्का रह गया कि ये सब मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने देखा कि हमारे सेन को भी खुद डाला गया था। मेरा 6 साला भांजा एक चारपाई पर डरा सहमा बैठा था। मैं उसके पास गया और बोला साथ बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला मामू मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने पहले सब कुछ ठीक कर दिया अब भी आप वैसे ही सब कुछ ठीक कर देंगे। अब तो आपके पास टैक्सी भी है, मेरी अम्मी को अपने जेवर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ की ये बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी ने आ गया। उस बच्चे को क्या मालूम था कब मैं तो टैक्सी भी बेच आया हूँ। सब के चेहरे उतरे हुए थे, मगर फिर भी इन्हें उम्मीद थी कि आबद सब कुछ ठीक कर देगा। अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मुझे तो उम्मीद भी ना थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मेरे दिमाग में बाबा जी की दुआएं घूमने लगी। उन्होंने मुझे दुआएं दी थी कि मैंने नेकी की थी और इसका सिला मुझे क्या मिला था कि जब मैं घर वापस आया तो मेरा घर ही उजड़ा हुआ था। रात यूं ही गुजर गई, मैं सबको दिलासा देता रहा। सुबह जब मैं काम पर नहीं गया तो बाजी कहने लगी अब तुम काम पर जाओ, कमाओगे नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से। अब तो हमारे घर में ना दाल है ना आटा है, ना ही मैं रोटी पका सकती हूँ। मैं बोला बाजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम किसी महल्लेदार से कर्ज ले लेंगे। तो बाजी ने मुझे घूर कर देखा और बोली यही महल्लेदार हसद का शिकार हो गए थे, तभी उन्होंने पुलिस में हमारी शिकायत की थी। ना वो हम पर झूठी तोहमत लगाते ना हम पर ये दिन आता। देखो तुम ज़मीन तक खोद गए, क्या हमने सेन में मनशियात छुपा रखी थी। मैं खामोश रहा। बाजी को टालने के लिए मैं घर से बाहर निकल गया, मगर कहाँ से कुछ कमाता। शाम को जब खाली हाथ वापस आया तो सब के मुंह लटक गए थे। मेरा भांजा कहने लगा मामू मुझे भूख से बुरा हाल हो रहा है, कुछ तो ले आए। मैं फौरन बाहर गया और मोहल्ले की दुकान से कुछ सौदा उधार ले आया। मैंने घर में रखा तो बाजी मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी आबद मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, मुझे बताओ तो क्या हुआ है तुम्हारे साथ।
میں نے کہا باجی میں نے وہ ٹیکسی بیچ دی ہے۔ میری بہن ہکا بکا رہ گئی، بولی تم نے یہ کیا کیا، یہ کیا کہہ رہے ہو، ٹیکسی کیوں بیچ دی؟ تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ کس طرح کی لڑکی موت کے منہ میں جا چکی تھی، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اگر میں انتظام نہ کرتا تو وہ لڑکی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ باجی خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ پھر بولی تمہاری نیکی اب ہمارا پیٹ بھرے گی کیا؟ ساری زندگی تو بھوکے رہے، اب ہاتھ میں 4 پیسے آئے تو تمہیں نیکی کا بخار چڑھ گیا۔ مجھے تو یہ بتاؤ کہ کیا آج تک تمہارے ساتھ کسی نے نیکی کی تھی؟ تمہاری بہن نے اپنے زیور بیچے تب جا کر تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہوئے، اور اب تم نے وہ ٹیکسی نیکی کی نظر کر دی۔ امی بولی عابد ماموں نے اچھا کام کیا ہے، اسے کچھ مت کہو۔ باجی کہنے لگی ہمیں کیا ملے گا اس اچھے کام سے، اس لڑکی کا باپ کہیں سے بھی پیسوں کا انتظام کر لیتا، کم از کم ہمارے پیٹ پر تو عابد یہ وار نہ کرتا۔ یہ باتیں سن کر میں بہت غمزدہ ہو گیا اور رونے لگا۔ میری بہن کہنے لگی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ان کے کہنے کے باوجود کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا، سب کچھ پھر پہلے جیسا ہونے لگا۔ ہمارے گھر میں دوبارہ فاقے اور غربت آ گئی۔ باجی سارا دن مجھے باتیں سناتی رہتی جبکہ ساتھ بہت اداس رہتا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا ماموں یہ نیکی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ میں فوراً بولا نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ بولا جس دن سے آپ نے نیکی کیا ہمارے گھر کے حالات ہی خراب ہو گئے، مجھے تو لگنے لگا ہے کہ نیکی اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا بیٹا نیکی تو اچھی ہوتی ہے مگر آزمائش بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، تم سمجھو گے یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ساتھ وہ اداس بیٹھا تھا، میں نے کہا جاؤ سین میں جا کر کھیلو۔ وہ بولا ماموں سارا سین ٹوٹا پڑا ہے، وہاں کھیلتا ہوں تو پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔ میں بولا ٹوٹے ہوئے سین کے پاس ہی بیٹھ کر کھیلو، چھوٹے بچوں کو تو مٹی میں کھیلنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تم بھی مٹی میں کھیلو دل لگ جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور مٹی میں کھیلنے لگا۔ جب میں بستر پر لیٹا سوچنے لگا تو خیال آیا کہ نیکی ہر انسان کے بس کی بات نہیں، مجھے کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ گاڑی بیچ کر گزارا کیسے ہوگا، مگر پھر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کے والد کا چہرہ آ گیا، اس کے چہرے کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ تھوڑی دیر بعد ساتھ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا ماموں سین میں کوئی چیز پڑی ہے۔ میں حیران ہو کر اس کے ساتھ باہر آیا، اس نے اشارہ کیا کہ سین میں کوئی چیز ہے۔ وہ بولا ماموں یہ کسی کی لاش ہے۔ یہ سن کر میں اور گھبرا گیا، کہیں ہمارے لیے کوئی نئی آزمائش نہ کھڑی ہو جائے۔ میں نے ساتھ کو پیچھے کیا اور خود ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگا، وہاں ایک سفید کپڑا تھا۔ جب میں نے مزید مٹی ہٹائی تو دیکھا ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ میں ڈر بھی رہا تھا کہ اسے کھولوں یا نہیں، مگر میں نے ہمت کی اور اللہ کا نام لے کر پوٹلی کھول دی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں چودھا گئیں کیونکہ اس میں سونے کے زیورات تھے، صرف یہی نہیں بلکہ سونے کے سکے بھی تھے۔ میں زور سے چلایا باجی جلدی سے ادھر آؤ۔ وہ بھی دوڑتی ہوئی آئیں۔ جب ان کی نظر زیورات پر پڑی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ زیورات یہاں سے ہجرت کر جانے والوں کے چھوڑے ہوئے تھے اور مدتوں سے یہیں دبے پڑے تھے، شاید صدیوں یوں ہی گزر جاتی مگر یہ ہمارے حصے کی دولت تھی۔ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہیں زیورات نے ہمارے بہت کام آئے، ہماری زندگیاں یکسر بدل گئی، ہمارے حالات سنور گئے۔ بہن نے جو زیورات بیچے تھے وہ بھی نئے بنوا دیے گئے، ہم نے پوش علاقے میں اپنا نیا گھر لے لیا۔ میری بہن کے لیے بھی ایک اچھا رشتہ آ گیا، وہ لڑکا سعد کو بھی قبول کرنے پر تیار تھا۔ بہن کی رضامندی سے امی نے یہ رشتہ طے کر دیا۔ میری بہن بیاہ کر اپنے گھر چلے گئی اور اب وہ بہت خوش تھی۔ اب امی اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتی اور کہتی عابد ہمارے حالات جو بدلے ہیں وہ صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہوئی، اگر تم نیکی نہ کرتے تو ہم آج بھی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوتے۔ تم نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر نیکی کی تھی، اسی لیے اللہ نے بھی ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر نوازا۔ یہ اللہ کے کام ہے، وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، نیکی کا بدلہ لوٹا کر ضرور دیتا ہے۔